हेलो बच्चों, मैं बिट्टू कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं भस्म। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण, जितना अभिक्रिया था, एग्जाम्पल था, सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। उसके बाद ये चैप्टर आता है अम्ल क्षार भस्म। आज हम लोग कंप्लीट वन शॉट में जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अम्ल से। उसके बाद जो है इसका गुण, इसका अभिक्रिया, उसके बाद इसका उपयोग। ठीक है, ये सब पढ़ते जाएंगे। इसी चैप्टर में हम लोग पीएच के बारे में पढ़ते हैं, कैल्शियम क्या कहते हैं वो विरंजक चूर्ण, और क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज अम्ल से। अम्ल क्या होता है? अम्ल, इसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या एसिड बोलते हैं? वह पदार्थ या विलयन, वह पदार्थ या विलयन जो जो जल में H प्लस आयन देता है। क्या करता है? H प्लस आयन देता है, उसे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसका गुण क्या क्या होता है देख लेते हैं। गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज। पहला, यह कड़वा, यह खट्टा होता है। स्वाद में जो है यह खट्टा, यह स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा, स्वाद में खट्टा होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा अम्ल क्या कैसा होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, तो वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक है, लाल कर देता है। आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद H प्लस आयन तो देता ही है। ठीक है, H प्लस आयन देता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना मजबूत अम्ल होगा, यानी जितना स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, वो जल में जाने के बाद उतना ज्यादा H प्लस आयन प्रदान करेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा मजबूत उतना ज्यादा क्या कहते हैं, H प्लस आयन प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब अम्ल है। ये भी अम्ल है, HC डबल बॉन्ड OH, ये भी फॉर्मिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल COOH CH3COOH। ठीक है, ये सब अम्ल है। लेकिन ये सब जो है, ये तीनों, ये परवल अम्ल है। ठीक है, ये परवल अम्ल है। परवल अम्ल, परवल अम्ल, हम लोग परवल अम्ल दुर्बल अम्ल दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्यों? क्योंकि ये जो है ये जल में जाने के बाद कम H प्लस आयन देता है। ठीक है, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल बोलते हैं, जिसको कमजोर अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये जल में जाने के बाद ज्यादा H प्लस आयन देता है, इसलिए इसको परवल अम्ल बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, इससे या इससे क्वेश्चन आएगा आपको। परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होता है, या परवल निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है, ये तीनों दे देगा, एक इनमें से सभी दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार और हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अम्ल हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्षार क्या होता है। ठीक है, परिभाषा ये सब लिख लीजिए, परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्षार पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, चलते हैं क्षार पर। ठीक है, बेस, जिसको बेस बोलते हैं। पीएच के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, आप लोग लगातार जुड़े रहिए, जितना भी क्लास आते जा रहा है करते जाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं क्षार, जिसको बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस, वह पदार्थ जो जल में OH आयन, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? क्षार करते हैं। प्रदान करता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया NaOH, KOH। ठीक है, ये सब क्षार हो गया। एग्जांपल जैसे हो गया NaOH,
KOH, ये सब क्षार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका गुण। इसका गुण होता है ये जो है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। स्वाद में कड़वा होता है, याद रखिएगा, स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। ये तीनों गुण जो है न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार। उसके बाद ये OH आयन प्रदान करता है, OH आयन प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। इतना याद रहेगा, ठीक है। क्या होता है? वो पदार्थ जो जल में OH आयन प्रदान करता है, या वह विलयन जो जल में OH आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षार कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया NaOH, KOH, ठीक है। इसका गुण हो गया स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH आयन प्रदान करता है जल में जाने का। जैसे स्ट्रोंग यानी कि मजबूत क्षार जो होगा वो ज्यादा OH आयन प्रदान करेगा, और कमजोर क्षार जो होगा वो कम OH आयन प्रदान करेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब उसके बाद हम लोग समझते हैं भस्म क्या होता है, ठीक है। भस्म, चलिए ये लिख लीजिए, आगे चलते हैं। भस्म इसके नीचे ही बना देते, छोटा है। भस्म SS, ये जो है ना भस्म SS। देखिए क्या होता है कि जब अपना लोग क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह को जलाते हैं ना, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, जैसे धूप वगैरह जलाते हैं, तो जलने के बाद लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में बचता है राख, उसी को भस्म बोलते हैं, ठीक है। जब जल जाता है जो लास्ट में बचता है भस्म बचता है, ठीक है। जितना भी उसमें कार्बनिक पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में सब जल जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो बचता है सब नाइट्रोजन से संबंधित चीज बचता है, ठीक है। और उसी को कहते हैं भस्म। चलिए लिख देते हैं भस्म क्या होता है। जब लकड़ी को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं भी लिखेंगे तो या सीधा लिख सकते हैं, जब लकड़ी को जलाया जाता है तो कार्बनिक पदार्थ जलने के बाद बचे अवशेष को क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे, ठीक है, भस्म कहेंगे। आप लोग मान लीजिए जैसे किसी बाबा के पास जाते हैं तो वो लगाने के लिए देता है, कहता है भस्म लगा लीजिए सब बीमारी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या रहता है? वो रहता है जैसे अगरबत्ती जलता है तो उसका राख रहता है, ठीक है। धूप वगैरह जलता है, धूप अगरबत्ती सब जलता है तो उसका राख रहता है, उसी को भस्म कहते हैं, ठीक है। तो वो जो रहता है सब उसमें सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ रहता है, ठीक है। अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ सारा जल गया हुआ रहता है, सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन से संबंधित सब यौगिक रहता है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ सीधा ध्यान में रखिएगा, सब जलने के बाद बचा हुआ रहता है, ठीक है। ये तीनों समझ, अम्ल क्षार भस्म समझ में आ गया? लिख लीजिए इतना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सूचक क्या होता है। इसके बाद अपना लोग एनसीईआरटी में दिया गया है सूचक, ठीक है। सूचक देखिए क्या होता है। सूचक होता है कोई ऐसा पदार्थ या चीज जो अम्ल क्षार का जब उस पर उपयोग किया जाता है तो वो अपना रंग चेंज करता है, ठीक है, उसको सूचक बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक सूचक हो गया हल्दी वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेफ्थलीन वगैरह हो गया, ठीक है, वो हो गया मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक। तो हम लोग लिखते हैं पहले सूचक क्या होता है, ठीक है। सूचक वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल क्षार का उपयोग करने पर रंग बदलता हो उसे सूचक कहते हैं, ठीक है, सूचक कहते हैं।
देखिए सूचक क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिटमस हो गया, लिटमस पर यदि हम लोग अम्ल डालेंगे तो वो जो है नीला से लाल हो जाएगा, ठीक है। यदि क्षार डालेंगे तो वो क्या होता लाल से नीला हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया सूचक आपका। सूचक मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अगर अम्ल डाले तो अलग प्रकृति दिखाए, क्षार डाले तो अलग प्रकृति, मतलब अम्ल डाले तो अलग रंग दिखाए, क्षार डाले तो अलग रंग दिखाए, ठीक है। जैसे लिटमस के साथ होता है, अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है और क्षार डालते हैं तो नीला हो जाता है, ठीक है। बस सूचक, बस इतना याद रखना। सूचक देखिए एग्जाम्पल हो गया, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या, लिटमस, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ये सब हो गया आपका सूचक, ठीक है। सूचक समझ में आएगा, वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल या क्षार का उपयोग करने पर उसका रंग बदलता हो, ठीक है, रंग बदलता हो, ताकि हम लोग पहचान कर पाए कि ये जो है अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल का गुण है, ये क्षार का गुण है, ठीक है। इसीलिए सूचक का उपयोग किया जाता है। चलिए सूचक कितने प्रकार का होता है, सूचक दो प्रकार का होता है। सूचक जो है, सूचक दो प्रकार का होता है, लिखते जाइएगा साथ साथ। सूचक जो है दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। इसी तरह से आप टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम। प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा हो गया मानव निर्मित, संश्लेषित बोल देते डायरेक्ट, संश्लेषित, ठीक है। चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। वैसा सूचक, वैसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसे प्राप्त, डायरेक्ट लिख दिया, उसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा वैसा सूचक जो मानवों के द्वारा तैयार किया जाता है, वैसा सूचक, सूचक जिसे मानवों के द्वारा, मानवों के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता हो उसे क्या कहेंगे, संश्लेषित सूचक, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा सूचक कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो सूचक दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, सॉरी मानव निर्मित या संश्लेषित, ठीक है। संश्लेषित वैसा सूचक जिसे मानवों द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो गया लिटमस, लिटमस के बारे में भी पढ़ेंगे, लिटमस। उसके बाद हो गया लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी। एक और है पिटूनिया, जोरेनियम, हल्दी, पेटूनिया, जोरोनियम, जोरोनियम, देखिए ये सब जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ये सब याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा, ठीक है। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, संश्लेषित सूचक का उदाहरण मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, फिनोप, फिनोप, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है, लिख लीजिए। इसका लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटोनिया, जोरोनियम, ठीक है। इसका मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये दोनों इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, और ये सब हो गया इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण, ठीक है। ये इतना लिख लीजिए, बस सूचक कितना ही करना है, इतना ही एनसीईआरटी में दिया गया, सॉरी, ठीक है, साइड हट जाते हैं, लिख लीजिए। चलिए हम लोग अब मिटाते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अम्ल जो है, अम्ल की अभिक्रिया पढ़ते हैं। जैसे अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ क्या होता है, उसके साथ करने के बाद क्या निर्माण होता है, उसके बाद धातु के कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है वो हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। पहला, चलिए स्टार्ट आगे लिखते हैं, अम्ल की अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। जिस तरह से हम लिखाते जा रहे हैं, जैसे जैसे
डायग्राम बनाते जा रहे हैं उसी तरह से आप बनाते जाइए। और वन शॉट का मतलब होता है सब चीज पढ़ना बट शॉर्ट में पढ़ना, लेकिन जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप इतना भरोसा कर सकते हैं, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। लास्ट में जितना क्वेश्चन हम बता देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पिछले साल मात्र 102 नंबर बताए थे, उसमें से मिल गया टोटल, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। उसके बाद 120 या 150 ऑब्जेक्टिव था, सब मिल गया, ठीक है। उससे सब क्वेश्चन आ गया दोनों शिफ्ट में, 5 नंबर भी सब मिल गया। तो जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना कॉपी में नोट करते जाइए, बार बार रिवीजन उसको करते जाइए, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और लगातार जुड़े रहिए, हर क्लास करिए कंटिन्यू, ठीक है। चलिए अम्ल की अभिक्रिया पहला हो जाएगा धातु के साथ, धातु के साथ, धातु के साथ। ये इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट वीआईपी, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। वीआईपी जिस पे लिख दे मान लीजिए वो इंपॉर्टेंट है, अगला साल उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फिक्स आएगा। चलिए, जब जो है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है और क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया जब होता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। ये होता है जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होता है। तो हम लोग लिख देते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है, मुक्त होता है। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। चलिए, अम्ल जैसे हो गया आपका H2SO4, इसकी अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं किसके साथ, मान लीजिए हम सोडियम के साथ करा दे रहे हैं, बनेगा Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लवण बन गया, ये हो गया आपका लवण और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद एक और HCl प्लस सोडियम के साथ करा दे रहे हैं तो KCl लवण बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। ये हो गया आपका अम्ल और ये हो गया आपका धातु, ठीक है। जब धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होता है तो लवण बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है और कौन सा गैस निकलता है वो ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, या क्या कहते हैं, दूसरा धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, वो गलती से बोला गया था, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, धातु के ये थोड़ा कम चल रहा है मार्कर, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, देखिए धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब कराई जाती है अभिक्रिया तो लवण बनता है, लवण तो सब में कॉमन बनेगा, ठीक है, लवण बनेगा, उसके बाद बनेगा क्या, जल बनेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें 3 चीज बनता है, उसमें 2 चीज बन रहा था, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या क्या बनेगा, पहले हम लिख लेते, धातु का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया धातु कार्बोनेट, उसको अम्ल के साथ कराएंगे अभिक्रिया तो लवण बनेगा, लिखते जाइए आप लोग साथ साथ, लवण बनेगा, CO2 बनेगा और जल बनेगा, ठीक है, याद रहेगा, जल, 3 चीज बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये बेसिक, मतलब कि जब कोई भी धातु का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तीनों चीज फिक्स बनेगा है, कौन, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है।
उसके बाद हम लोग लिख देते हैं इसके बारे में, ठीक है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो लवण बनता है, ठीक है। और साथ साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल बनता है, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल एक दो लिखते हैं। जैसे हो गया, अम्ल ले रहे हैं, HCl अम्ल ले रहे हैं, परबल अम्ल ले रहे हैं। उसके बाद अभिक्रिया Na2CO3 के साथ करा दे रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये धातु का कार्बोनेट है। इसका अभिक्रिया होगा तो NaCl लवण बनेगा। उसके बाद क्या, H2O बनेगा और CO2 निकल जाएगा, ठीक है, CO2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। चलिए लिख लीजिए, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको जब किसी अम्ल, परबल अम्ल या दुर्बल अम्ल ले ले, या मान लीजिए बोल दे कि या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल दे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, क्या अभिक्रिया होती है, तो ये लिखना है आपको। धातु कार्बोनेट अम्ल लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ये लिख के आपको इसके बारे में लिखना है और एक एग्जांपल चिपकाना है या दो एग्जांपल लिखना है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछे तो एक एग्जांपल से भी काम चल सकता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जांपल आगे भी जो है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो और एग्जांपल देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जांपल करते जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में फिलहाल अभी जितना एग्जांपल है उतना करेंगे और इसके एक्स्ट्रा उस टाइम करेंगे जब अपने लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा करते जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय ये भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस में एग्जांपल भी एक्स्ट्रा होते जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग ये बता रहे होंगे कि किस तरह से अपना लोग को एग्जाम में लिखना है, ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे आ जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए एक सेकेंड, हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक सेकेंड, वो थोड़ा लाइट बुझ गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, चलिए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी लिख लीजिए VIP 2027, ठीक है। वैसी अभिक्रियाएं, ना वैसी नहीं, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया आपस में होता है तो लवण और जल बनता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया आपस में होता है तो लवण एवं क्या बनता है, जल बनता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। आप अम्ल जानते हैं, क्षार जानते हैं, ये दोनों की अभिक्रिया जब आपस में होता है तो अम्ल लवण बनता है और जल बनता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन मतलब क्या है, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। लवण किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, किसी से अभिक्रिया करा दो कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उदासीन हो जाता है, ठीक है। कहते हैं उदासीन क्योंकि वो उदासीनी अभिक्रिया के दौरान बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए -7 और +7 को देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। -7 और +7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है आपस में तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है।
जिससे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, लवण बनता है और जल बनता है। यही हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अम्ल का एग्जाम्पल अपना लोग ले लेते हैं, कोई HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl। क्षार का NaOH ले लेते हैं। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया होती है आपस में तो लवण क्या बनेगा, NaCl। ये हो गया खाने वाला नमक, खाने वाला नमक। ठीक है, और क्या बनेगा, H2O, जल बनेगा। ठीक है, इसी को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी पूछे तो सिंपल से लिखना है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में होती है तो क्या लवण और जल का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिख देना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ होता है तो सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है और जल बनता है साथ साथ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो अपना लोग घर में खाते हैं नमक, वही रहता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, से इसी विधि से बनता है, उदासीनीकरण विधि से। ठीक है, चलिए अब अपना लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया तक। जितना अभी तक पढ़ा है सब ध्यान से लिखते जाइए और ध्यान से एकदम देखते जाइए, एकदम दिमाग खोल के, ताकि जो है दोबारा वीडियो पीछा करके ना देखना पड़े। लगातार फोकस बनाए रखिए, दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक पीएच स्केल। ठीक है, अगला टॉपिक अपना लोग का है पीएच स्केल। ठीक है, थोड़ा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है ये, कौन, पीएच स्केल। ठीक है, इसके बाद अपना लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे तनुकरण, बहुत छोटा सा है, पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है समझिए पहले। मान लीजिए कोई बिलियन है, उस बिलियन में कितना हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, उसी को पता लगाने के लिए एक स्केल बनाया गया। ठीक है, उसमें कितना हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है उसी को पता लगाने के लिए क्या किया गया, एक स्केल तैयार किया गया जिसको पीएच स्केल बोला गया। ठीक है, याद रहेगा। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पता लगाने के लिए एक स्केल तैयार किया गया जिसे क्या कहा गया, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल बनाएंगे भी, अभी किस तरह का होता है वो बताएंगे भी। ठीक है, चलिए बिलियन में परिभाषा लिखिए, बिलियन में उपस्थित H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक स्केल तैयार किया गया, एक स्केल तैयार किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। बिलियन में उपस्थित, सिंपल याद रखना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता का पता लगाने के लिए कितना हाइड्रोजन आयन है, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि या अम्ल है या क्षार है, क्या है नहीं है। ठीक है, उसी को पता लगाने के लिए पीएच स्केल तैयार किया गया। अभी हम स्केल बनाते हैं। ठीक है, पीएच स्केल जो है 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाता है। ठीक है, और बड़ा बना लेते हैं, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, 14 तक। ये याद रखिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस स्केल से बन जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाता है और उदासीन बिंदु रहता है 7 पे। ठीक है, उदासीन, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं, इसके बीच में आता है 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, चलिए 0 से जो होता है 7 तक, 0 से 7 तक मतलब 0.5 0.6 1 2 3 4 5 4.5 5.6, ठीक है, 6.9, यानी कि 7 से पहले और 0 के बाद अम्ल किसी का भी pH मान इसके बीच आएगा, 0 और 7 के बीच आएगा तो अम्लीय गुणदर्श आएगा। ठीक है, अम्लता होगा। ठीक है, अम्ल गुणदर्श, अम्ल होगा, सीधा सिंपल समझ लीजिए। इसके बीच किसी भी
जो है बिलियन का पीएच मान आएगा इसके बीच तो वो अम्ल होगा, ठीक है। किसके किसके बीच, 0 और 7 के बीच आएगा तो अम्ल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 7 और 14 के बीच में आएगा जो, वो जो है क्षार होगा। आप ये नहीं समझिएगा कि यदि 7.1 हो जाए तो क्या होगा, तो 7.1 होगा, 7 के बाद है तो क्षार होगा। या मान लीजिए 13.9 हो गया तो वो क्या है, क्षार है, क्योंकि 14 से पीछे है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 7 से यदि मान लीजिए किसी जो है क्या कहते हैं 7 से यदि पीएच मान घटते जा रहा है, घट जा रहा है, तो अम्लता प्रकृति बढ़ेगा, यानी कि वो जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएगा, मजबूत अम्ल होते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पीएच मान घट रहा है, ठीक है, इसीलिए। चलिए उसके बाद जो है अगर मान लीजिए 7 से जो है ये बढ़ते जाएगा, 7 से जो है अगर पीएच मान बढ़ते जाएगा 14 तक चला जाएगा तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसमें 3 चीज बताए। पहला, यदि उदासीन कोई विलयन है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, जैसे जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। उदासीन जल लिख देते हैं, जल उदासीन, उदासीन उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि जो है किसी विलयन का पीएच मान 5.9 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, 5.9, तो 0 और 7 के बीच आ रहा है 5.9 तो क्या होगा, अम्ल होगा, यानी कि अम्लीय होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि 13.6 है तो क्या होगा, तो क्षार होगा, ठीक है, उसकी वो जो विलयन होगा क्षार होगा। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, जल का जो है पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या समझाए थे कि यदि 7 से पीएच मान घटते जाएगा तो अम्लता की प्रकृति बढ़ते जाएगा, और 7 से अधिक होते जाएगा तो क्षारीयता प्रकृति यानी क्षार जो होता है मजबूत होते जाएगा, मजबूत क्षार बनते जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस यही है आपका पीएच स्केल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने के लिए आपको 11th में पढ़ना होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, नोट करिए। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है तनुकरण क्या होता है, उसको आप लोग डब्बा में बंद करके लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए तनुकरण क्या होता है, मान लीजिए इसमें जल लिए, ठीक है, इसमें जल लिए, एक कंटेनर है उसमें जल है, ठीक है, इसमें जल है, इसमें अपना लोग अम्ल भी डाल दिए और क्षार भी डाल दिए। क्षार डालेंगे तो क्या होगा, OH आयन जाएगा, H आयन मिलेगा। जब ये दोनों डाल देंगे तो इसमें जो होता है ये H प्लस आयन OH माइनस आयन की प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन जो है H प्लस अथवा OH आयन के मान में कमी होगी। अम्ल जो डाले थे ना, अम्ल और जो इसमें जल में जो अम्ल और क्षार डाले थे उसका H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन जो है प्रति इकाई आयन क्या होगा, घटेगा, प्रति की इकाई आयन क्या होगा, घटेगा। उसी को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अम्ल डाले, क्षार डाले, जल में डाले तो क्या होगा, प्रति इकाई आयतन H प्लस आयन OH माइनस आयन जो है कमी होगा, इसी को क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे, ठीक है। अपने लोग परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, ये तो समझाए थे। तनुकरण थोड़ा फास्ट लिखते जाइए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तनुकरण, जब जल में अम्ल तथा क्षार मिलाया जाता है तो H प्लस OH आयन में प्रति इकाई आयतन में आयन प्रति इकाई आयतन में कमी आता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है।
जब जल में अम्ल तथा क्षार मिलाएंगे तो ये आयन की प्रति इकाई आयतन जो है कम होगा, उसी को क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उस टाइम नहीं बोले थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिए थे। प्रबल अम्ल इस तरह से नहीं, ये बनाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के। अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक है। चलिए इसको, ये क्या होता है, जल में जो है H+ आयन अधिक देता है। क्या होता है, अधिक देता है, ठीक है, अधिक देता है। ये क्या होता है, जल में H+ आयन कम देता है, याद रहेगा, कम देता है, ठीक है। जो जल में H+ आयन देता है, जैसे प्रबल कोई चीज है तो वो थोड़ा ज्यादा ही काम करेगा, ठीक है। जो दुर्बल है, कमजोर आदमी है, थोड़ा कम ही काम करेगा। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कोई मोटा तगड़ा आदमी है, वो जो है थोड़ा कम ज्यादा काम करेगा, ठीक है। हेल्दी आदमी है, थोड़ा ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्षमता है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा पतला आदमी है, जैसे मुझे ही देख लीजिए, हम थोड़ा उसके मुकाबले क्या करेंगे, कम कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना इफिशियंट एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है, ऊर्जा नहीं रहेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे उस टाइम क्या लिखे थे, 3 एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल का, ठीक है। दुर्बल अम्ल में आ जाए, जितना भी कार्बनिक अम्ल होता है वो सब दुर्बल अम्ल होता है, जैसे HCOH, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है, इतना याद रहेगा। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, जो कम H+ आयन देगा उसको दुर्बल अम्ल बोलेंगे, सिंपल। चलिए अब अपना लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है, स्टार डालिए, लिखिए पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग मतलब क्या, अपना लोग जैसे नॉर्मल जो अपना लोग जिंदगी जीते हैं, इसमें पीएच का क्या उपयोग है, क्या महत्व है। क्वेश्चन पूछेगा दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो अपना लोग क्या लिखना है, दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। जैसे हो गया विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हो गया मिट्टी का पीएच मान, दांतों में पीएच मान, दांतों का पीएच, उसके बाद जो पेड़ पौधा जो होता है, जो उत्पाद बनाता है, और पशुओं जो उत्पाद बनाता है, जैसे गोबर वगैरह होता है, उसमें पीएच का अलग जो होता है रोल होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा में अलग पीएच का रोल होता है, यही सब पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है, ठीक। चलिए पीएच का उपयोग दैनिक जीवन, मतलब हमारे जीवन दैनिक डेली का दिनचर्या जो होता है उसमें पीएच का क्या उपयोग है। तो ये जो है पीएच का दैनिक दिन क्या कहते हैं, डेली का जो जीवन यापन है अपना लोग का, बहुत महत्वपूर्ण है पीएच का उपयोग। अगर मान लीजिए अपना लोग क्या करते हैं, पहला देखिए, जो अपना लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं डेली, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों ब्रश करते हैं, क्योंकि जो है दांत खराब ना हो जाए, दांत में जो है वो कीड़ा ना लग जाए। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो कण रहता है, कण जो है बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह, वो कण को खा के अम्ल बनाता है। अम्ल के कारण अपना लोग का दांत जो है संक्षारित होने लगता है, क्योंकि जो है दांत पे जो है मुंह का पीएच मान 5.5 रहता है, उससे कम होने लगेगा तो दांत संक्षारित होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपना लोग क्या करते हैं, कॉलगेट करते हैं। कॉलगेट जो होता है ना, उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, यानी कि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे दांत क्या होता है, संक्षारित होने से बच जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जैसे मिट्टी का पीएच, किसान लोग खेती करते करते क्या करता है, कभी कभी जांच में भेजता है। आप लोग देखिए क्यों, क्योंकि पैदावार कम हो जाता है पीएच के इनबैलेंस के कारण। पीएच मान लीजिए कभी घट गया, बढ़ गया, तो पैदावार अच्छा नहीं होने लगता, कितना भी आप उर्वरक डाल दीजिए पैदावार अच्छा नहीं होगा। इसीलिए क्या करता है, किसान लोग उसको लैब भेजता है जांच होने के लिए, तो पता चलता है कि अगर पीएच बढ़ गया तो पीएच घटाने का दवाई देता है, अगर पीएच कम हो गया तो बढ़ाने का दवाई देता है, जिससे क्या होगा, ये पैदावार बढ़ जाएगा। उसके बाद अम्ल वर्षा, जैसे देखिए कभी-कभी क्या होता है, वायुमंडल में अधिक सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड अधिक होने के कारण
क्या होता है, अम्ल वर्षा हो जाता है। जल जो है ऊपर में अभिक्रिया करके नीचे आता है वर्षा के रूप में, उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो उसमें भी पीएच का महत्व होता है, क्यों? क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति का होता है, जिससे काफी नुकसान होता है पृथ्वी पर। अपना लोग के शरीर पर पड़ने के बाद ये पहले नंबर पेड़ पौधा पे पड़ने के बाद तो पेड़ पौधा जितना पड़ेगा उतना सूख जाएगा। शरीर पर पड़ने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, वो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन खराब होने लगे, ठीक है। यही सब हो गया आपका पीएच का महत्व। हम लोग जितना टॉपिक अभी बताएं सब लिख देते हैं, ठीक है। पहला हो गया मिट्टी का पीएच, मिट्टी का मिट्टी का पीएच। दूसरा हो गया दांतों का पीएच। तीसरा हो गया अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। यही सब लिखते जाइएगा, ठीक है। इसके बारे में इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, जितना बता दिए उतना आप लोग याद रखिए। मन करे तो वीडियो पीछे करके थोड़ा देख के लिख लीजिएगा, उतना लिखेंगे फालतू में टाइम जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इतना अच्छा समझा दिए हैं, लिख सकते हैं। पेड़ पौधा तथा जानवरों के द्वारा उत्पन्न रसायनों में, ठीक है। एक पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ठीक है। एनसीईआरटी में पाचन तंत्र में भी दिया गया, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। मिट्टी का पीएच इनबैलेंस होने के कारण जो खेती बाड़ी में बताए थे। दांतों का पीएच, ठीक है। अम्ल वर्षा, ये दांत वाला बताए थे जो ब्रश करते हैं, अम्ल वर्षा, ठीक है। पेड़ पौधा तथा जानवरों के द्वारा उत्पन्न, जैसे मान लीजिए क्या होता है, जानवर लोग क्या करता है, गोबर देता है, गोबर को क्या करते हैं, खेत में डालते हैं, खेत में डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? ताकि जो है खेत का पीएच मान ठीक हो, खेत में उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उसमें जो है गोबर का भी अलग पीएच होता है। और जो पेड़ पौधा अगर मान लीजिए कोई टूट के गिर गया, सड़ गया, तो वो भी पीएच मेंटेन रखता है, ठीक है। तो वो भी जो है पीएच को जो हमारे दैनिक जीवन में काम करता है पीएच के रूप में, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए एक चीज और, मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। याद रखिएगा क्या होता है, 5.5 होता है। डब्बा बना के लिख लीजिए। यदि इससे कम होगा, क्या होगा, यदि इससे कम होगा तो दांत क्या होगा, संचारित होने लगेगा। क्यों? अभी जस्ट ऊपर बताए थे, दांत संचारित होने के कारण जो कीटाणु होता है वो दांत को क्या अणु को खा के, जो भोजन का अणु रहता है उसको खा कर अम्ल बनाने लगता है। अम्ल क्या होता है, अम्ल बनने के बाद अभी बताए थे 7 से कम होने लगता है। 5.5 से जो ही कमा, दांत संचारित होने, दांत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है कॉलगेट करते हैं, ठीक। चलिए लिखिए, अपना लोग एक टेबल बनाएंगे एनसीईआरटी से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, प्रकृति में क्या पाया जाता है, टमाटर में पूछ दिया कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सेब में पूछ देगा तो मैलिक अम्ल। वही टेबल बनाएंगे एनसीईआरटी से अभी देख के, जितना रहेगा टेबल में सब उतना पढ़ना है, उसके अलावा टेबल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये लिख लिए होंगे, हम मिटाते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे अभी। चलिए आइए देखते हैं टेबल। कुछ क्या है, कुछ प्राकृतिक अम्ल का लिस्ट, कुछ प्राकृतिक अम्ल का लिस्ट, ठीक है। पहला है सिरका, सिरका, सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका पूछेगा, सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिरका, एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरका में एसिटिक। संतरा, संतरा, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, संतरा या खट्टा फल होता है, सिट्रिक अम्ल या खट्टा फल, फल याद रहेगा।
ये सब याद करने वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि समझा दीजिए क्यों होता है कैसे होता है, नहीं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है इमली, ठीक है। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल। चलिए अगला आ जाता है आप लोगों का टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। उससे अगला आ गया दही, दही में तो सबको याद होगा, बच्चे से याद रहता है, दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है नींबू, नींबू में तो यहाँ पे ही लिख देते हैं, खट्टा फल में नींबू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपना लोग चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड, इसी का दूसरा नाम है। उसके बाद अगला आ जाता है नेटल का डंक, नेटल का डंक, डंक सेम आ जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये टेबल आप लोगों का हो गया एक महत्वपूर्ण टेबल, जिससे हर साल एक ना एक या दो क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल जाएगा, हर साल, हर साल, किस कोई भी ऐसा साल नहीं हो जिससे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, संतरा, खट्टा फल या नींबू, जितना भी खट्टा फल हो गया सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रस अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक, नेटल का डंक में मेथेनोइक, ठीक है। चींटी जो काटता है ना वो मेथेनोइक अम्ल के कारण जो है फूल जाता है, ठीक है, लहरने लगता है। चलिए आ जाते हैं, एक चीज और याद रखिए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, साधारण नमक यानी खाने वाला नमक जो घर में यूज करते हैं, साधारण नमक। इसका निर्माण विधि अभी पीछे पढ़े थे अपना लोग, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कैसे पढ़े थे, NaOH क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया HCl के साथ करता है तो NaCl बनाता है और जल बनाता है, यही हो गया आपका साधारण नमक निर्माण विधि। कभी पूछ दे तो लिख देना, ठीक है, बहुत आसान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा चुके हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक अपना लोग का है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसको कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो थोड़ा भी, ठीक है। यदि कुछ दिक्कत बुझाए तो कमेंट कर देना है कि सर यहाँ पे दिक्कत है, इतने सेकंड में दिक्कत है, इस पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है। चलिए अपना लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लोग का कुछ लवण, ठीक है, कुछ लवण या जो है यौगिक, जैसे हो गया अपना लोग का व्यंजक चूर्ण हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद धोने वाला सोडा हो गया, सॉरी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, नीला थोथा हो गया, ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं उसका कैसे बनता है, निर्माण विधि पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ते जाएंगे साथ साथ। पहला पढ़ते हैं अपने लोग, स्टार डाल के लिख दिए, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। पहला क्या था, विरंजक चूर्ण, हम लोग पढ़ लेते हैं विरंजक चूर्ण। इसको आप लोग, इसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। इसको इसका जो वो क्या रासायनिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ऑक्सोक्लोराइड याद रहेगा, पूछ देता है कभी कभी क्या जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ठीक है। CaOCl2 ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, ठीक है।
चलिए पहले इसका देखते हैं निर्माण विधि कैसे बनता है। निर्माण विधि जैसे जैसे लिख रहे हैं सेम लिखते जाइए। निर्माण विधि, मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए अपना लोग कल पढ़े थे, सॉरी कल कहते हैं, इससे पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर में पढ़े थे कि जब कली चूना का जल में डाला जाता है या जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, याद रहेगा। यदि आपको किसी को नहीं पता है तो पहला चैप्टर पहले पढ़ लीजिए तब आइए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आए उड़ते उड़ते दूसरा चैप्टर में एंट्री कर गए, ठीक है। पहला चैप्टर समझेगा क्योंकि वो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बेसिक ABCD है, ठीक है। इस उसके वो अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिएक्शन, अभी जैसे हम रिएक्शन लिखेंगे तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए पहला चैप्टर पढ़ के आइए तब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आए एरोप्लेन से लैंड कर दिए, सर आ चुके हैं हम लोग, दूसरा चैप्टर है बिना कुछ पढ़े हुए और कमेंट में बकवास करते जाइए। चलिए देखते हैं निर्माण विधि। जब जो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ है, जब बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमें विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। किस पे, बुझा हुआ चूना पर, बुझा हुआ चूना पर। जब पहले रिएक्शन लिख देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो CaOCl2 प्राप्त होता है, ठीक है। CaOCl2, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन गैस H2O निकालते जल, ठीक। क्या ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस, ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण। बहुत ही आसान प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस। चलिए लिखते हैं, जब बुझा हुआ चूना के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। याद रहेगा इतना, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में या कहाँ कहाँ कर पाते हैं इसका उपयोग, वो देखेंगे, ठीक है। यूजेज, उपयोग। चलिए उपयोग में पहला उपयोग कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। दूसरा कपड़ा उद्योग में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में। तीसरा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में। आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई भी अगर केमिकल का जो है एक एक्स्ट्रा उपयोग लिखना होगा ना तो सीधा लिख देना है प्रयोगशाला में, ठीक है। अभी हमने लिखे हैं, होता है इसका, ठीक है। तो आपको लिखना है प्रयोगशाला में, ठीक है, क्योंकि हर ऐसा जो केमिकल होता है पहले प्रयोगशाला से बन के आता है, ठीक है। उसके बाद NCERT में क्या दे रखा है, हाँ, जल को रोगाणु मुक्त बनाने में, जल को रोगाणु मुक्त बनाने में, ठीक है। याद रहेगा, जैसे जल में मान लीजिए कोई कीट जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस सब हो गया, उसको रोगाणु मतलब कि वो सब से उसको साफ करने के लिए, शुद्ध जल बनाने के लिए, शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दिया गया है कागज फैक्ट्री में, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, ठीक है। याद रहेगा इतना, बस इतना। कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, प्रयोगशाला में, जल को रोगाणु मुक्त बनाने में, और उसके बाद क्या हो गया, अपचायक के रूप में। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अपना लोग एक्स्ट्रा लिख दिए प्रयोगशाला में, ठीक है। याद रहेगा इतना, समझ में आ गया। ये आपका पूछेगा कि विरंजक चूर्ण निर्माण विधि क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नेम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का जो है दूसरा नेम क्या होता है, सूत्र क्या होता है, बनता कैसे है, बनने का निर्माण विधि कैसे होता है,
बनने का रिएक्शन क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो ये हो गया आपके व्यंजक चुनने का बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने लोग क्या कहते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। ठीक है, घर में यूज करते हैं ना खाने वाला सोडा, उसके बारे में चलिए लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, मिटाते हैं आगे। चार चीज पढ़ेंगे इसमें, चार यौगिक। चलिए दूसरा हो गया खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इसको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो अपने लोग खाते हैं घर में यूज करते हैं भोजन को पकाने के लिए, जल्दी पक जाए, उसके बाद फूला फूला बन जाए, उसी को कहते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका निर्माण विधि देखते हैं। क्या निर्माण विधि, निर्माण विधि, इसको जो है इसका निर्माण करने के लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को जब गर्म किया जाएगा ना, जल के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या उष्मा देकर, तो क्या बनेगा, लिख दे रहे हैं उष्मा देकर, तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl2। ठीक है, ये बनेगा। जो अभी नमक पढ़े थे ना हम लोग, साधारण नमक NaCl और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O को जब गर्म किया जाता है तो ये बनता है अपना लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका निर्माण विधि। तो लिखना अपने लोग क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड कोमा अमोनिया, अमोनिया जल तथा CO2 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, बहुत आसान है। ठीक है, याद रहेगा, ये इसके उपस्थिति में जब उष्मा दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो प्यास लग गया, इसलिए जो है थोड़ा आवाज इधर उधर हो रहा है। ठीक है, इसको इग्नोर करते जाइएगा। ठीक है, तो क्या बनता है अपना लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका उपयोग देख लेते हैं, इतना ही पढ़ना है। उपयोग क्या होता है, बनता कैसे है, उपयोग जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया वो पढ़ रहे हैं। पहला उपयोग देख लीजिए, खाना को जल्दी पकाने में। दूसरा, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में खाद्य सामग्री, एगो तो जल्दी पकाने में और खाद्य सामग्री तैयार जो होता है उसमें, तैयार करने में। ठीक है, एक और देख लेते हैं अगर है तो, घर में बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, एक सेकेंड, इसका दूसरा नाम बेकिंग पाउडर भी होता है, सॉरी भूल गए थे, बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं बेकिंग पाउडर। ठीक, भूल गए थे, याद नहीं था, अभी याद है कि इसके उपयोग से बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना सारा नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपना लोग का हो गया दूसरा धोने का सोडा। चलिए चलते हैं आगे, धोने का सोडा।
ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, यदि हमसे आप लोग जुड़ रहे हैं तो कंटिन्यू पूरा साल जुड़े रहिए, ठीक है। नहीं तो यदि आप टीचर चेंज करते रहिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा और लास्ट में बोलिएगा कि वो क्या कहते हैं, वो ऐसे पढ़ा दिया, वो ऐसे पढ़ा दिया, कुछ नहीं मिला, ऐसे नहीं। कंटिन्यू रहिएगा, सर से वाइब मैच होगा, सर से समझ में आने लगेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे आप जो सोच लीजिएगा कि एक लेक्चर इनसे पढ़ लेते हैं, बाकी सब लेक्चर दूसरे से पढ़ लेंगे, कुछ लेक्चर उनसे पढ़ लेंगे, नहीं। यदि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो जुड़े रहिए पूरा। अगर क्लास करने के बाद कोई दिक्कत आता है कमेंट में लिखिए, तो आपको बताया जाएगा क्या दिक्कत है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा प्रॉब्लम का, ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन का अपना लोग अलग लेक्चर लेंगे, छोटा छोटा लेक्चर लेंगे, 20 से 30 मिनट का लेक्चर लेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव जितना भी महत्वपूर्ण 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 5 नंबर वाला होगा, यानी कि लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सब कराते हुए जाएंगे। उसके बाद उसी में जो है जितना भी टॉपिक आते जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से सब रिवीजन करते जाएंगे, तो डबल आपका फायदा हो जाएगा। नहीं तो अभी क्वेश्चन करा देंगे तो अभी टॉपिक भी पढ़े, तुरंत क्वेश्चन बन भी जाएगा, बनने में क्या, तुरंत क्वेश्चन बता भी देंगे, तुरंत बन जाएगा। लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा कि हम लोग जो है क्वेश्चन बना रहे हैं। अलग से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आ जाते हैं, क्या, धोने का सोडा। धोने का सोडा जो अपना लोग सर्फ साबुन यूज करते हैं ना, उसमें धोने का सोडा पाया जाता है। धोने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, याद रहेगा। Na2CO3 एंड 10 मोलिक्यूल जल का, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मोलिक्यूल जल का, ठीक है। चलिए इसका बनाने का विधि देखते हैं, बनता कैसे है। निर्माण विधि जितना लिखा रहे हैं बस उतना ही लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लिखा लगाना है सर इतना कम क्यों पढ़ा रहे हैं। जितना पढ़ा रहे हैं मस्त पढ़ा रहे हैं, खतरनाक पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम पढ़ा रहे हैं, कि कम पेज लिखा है कम पढ़ा है, नहीं। आप इतना ही लिख के आइए, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा तो मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। चलिए जब सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल जल के साथ गर्म किया जाता है तो, या अभिक्रिया कराया जाता है या गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल 10 मोलिक्यूल जल का बनता है, यानी कि धोने का सोडा बनता है, ठीक है। धोने का सोडा बन गया है। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट समझ में आ गया। जब सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल जल के साथ गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो धोने का सोडा निर्माण विधि हो जाता है, ठीक है। सिंपल है। चलिए लिखते हैं हम इसका। जब सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसे तो सॉरी करते हैं उससे तो धोने का सोडा बनता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये हो गया निर्माण विधि। उपयोग पे चलते हैं। उपयोग पहला सर्फ साबुन इत्यादि निर्माण में, और दूसरा प्रयोगशाला वाला तो बता ही दिए हैं। प्रयोगशाला में तीसरा एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, कागज उद्योग में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में, बोरेक्स से सोडियम यौगिक उत्पादन में, ठीक है। पांचवा अपने लोग का हो गया घरों में साफ सफाई के रूप में,
एक पहले लिख देते, जल की अस्थाई कठोरता कठोरता दूर करने में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में क्वेश्चन पूछ दिया, किसका उपयोग होता है? धोने का सोडा Na2CO3.10H2, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं घरों में साफ सफाई में, तो वो तो सर्फ साबुन का उपयोग करते हैं, उससे तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। घरों में साफ सफाई में, ठीक है, ये हो गया आपका 6 उपयोग, ठीक है। सर्फ साबुन इत्यादि निर्माण में, कागज उद्योग में, प्रयोगशाला में, बोरेक्स से सोडियम यौगिक उत्पादन में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, घरों में साफ सफाई में, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए, किसके बारे में? धोने के सोडा के बारे में। इसके बाद हम लोग चौथा लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जिप्सम का सूत्र, नीलाथोदा का सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर जाएगा खत्म हो, ठीक है। एक तनुकरण बचे, सॉरी तनुकरण तो बता दिए थे, ये कलोर क्षार विधि पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पर। चलिए लिख लिए होंगे, पहला चलते हैं। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि पीपीटी लाइए, आराम से एक्सप्लेन करते निकल जाइए। इसमें क्या लिखना पड़ता है, एक एक चीज देखना पड़ता है कि हाँ एनसीईआरटी में है नहीं है। स्मार्ट बोर्ड में पहले से सब टाइप करके लाइए, आराम से ऐसे ऐसे कर दीजिए, हो गया। उस पर पढ़ाना सबसे आसान है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, टॉपिक लेके आइए, आप खुद से सब चीज़ लिखिए तो बच्चों को समझ में आए, एग्जाम्पल लिखिए तो समझ में आए। नहीं सब लेके आइए, हाँ बच्चों ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा है, आसान है वो। कोई भी आगे ऐसे ऐसे कर दिया, हाँ वहाँ पे आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना तो भी आप कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, सब चीज़ अच्छे से पढ़ रखे हो तो तब हो सकता है। हाँ एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है क्या क्या कर रखे हैं। देखिए नीट में जो है एक बार मेरा 32,000 रैंक आ चुका है, ठीक है, 32,200 कुछ रैंक था, ठीक है। 2 बार एग्जाम दिए थे, एक बार 575 नंबर आया था, एक बार सबसे हार्ड आया था जो पेपर, उसमें 32,000 कुछ रैंक आया था, ठीक है। उसके बाद जो है एक सीयूईटी का एग्जाम होता है, वो हम लोग निकाल चुके हैं, जिसमें डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो सकता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद आईआईटी, आइजर इम्प्लीमेंटेड टेस्ट होता है, ठीक है, आइजर के लिए, ये भी क्लियर ही था, ठीक है, क्लियर ही था कह सकते हैं। 3215 के आसपास रैंक था, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी या पीओपी। उसके बाद आ जाते हैं अपना लोग, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, CaSO4.12H2O, ठीक है, ठीक है। इसका निर्माण विधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। निर्माण विधि सबसे आसान है, निर्माण विधि। देखिए एक जिप्सम होता है, अभी हम आपको सूत्र लिखाते हैं, लिख लीजिए पहले। जिप्सम होता है जिसका सूत्र होता है जिप्सम, जिप्सम CaSO4.2H2, यानी जल का 2 मोलिक्यूल, इसमें क्या है हाफ मोलिक्यूल है, ठीक है। ये हो गया जिप्सम का सूत्र। एक और नीला थोथा का सूत्र, नीला थोथा का सूत्र, नीला थोथा CuSO4.5H2O, ठीक है, CuSO4.5H2O। देखिए ये नीला थोथा का सूत्र हो गया, ये होगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। ये दोनों आप लोग लिख लीजिए, एक डब्बा बना के अलग एक्स्ट्रा, ठीक है, जिप्सम का सूत्र और नीला थोथा का सूत्र, ठीक है, लिख लिए बेटा दे। चलिए निर्माण विधि, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो पीओपी का निर्माण होता है, ठीक है।
ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है। देखिए जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो पीओपी का निर्माण होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र याद रखिए, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखे थे, CaSO4.2H2, यानी जल का 2 मॉलिक्यूल को जब गर्म करेंगे तो और जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देगा, ठीक है। H2SO H2 प्लस 3/2 H2O, ठीक है, ठीक, याद रहेगा। ये हो गया आपका निर्माण विधि। चलिए इसका उपयोग पे आ जाते हैं। उपयोग, देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया ना, ये हो गया आपका पीओपी, ठीक है। एक चीज बोलता है कि पीओपी को आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। आद्ररोधी मतलब पानी के संपर्क से दूर रखा जाता है, ठीक है। किससे दूर रखा जाता है, पानी के संपर्क से दूर रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब इसको पानी के संपर्क में रखेंगे ना तो वापस से ये जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण कर देगा, यानी जिप्सम जो होता है कठोर होता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, ठीक है। यदि जल के संपर्क में आ गया तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे डॉक्टर लोग क्या करता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिला के या जो केमिकल वगैरह होता है उससे मिला के हड्डी जो टूटा हो रहता है उसके ऊपर बैंडेज करके उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो वो जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो उसके कुछ दिन बाद देखे कठोर पूरा एकदम मजबूत हो जाता है। अगर मजबूत नहीं होगा तो हिलते रहेगा तो हड्डी ठीक होगा। तो ये जो होता है मजबूत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ना आद्ररोधी मतलब पानी से दूर रखा जाता है। सही सलामत रखना है तो उसको पानी से दूर रखा जाता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन कभी पूछ दे कि जिप्सम को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो कारण यही है कि जो है जिप्सम जो है जल से अभिक्रिया करके वापस कठोर जिप्सम का निर्माण कर देगा, इसीलिए आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हो जाएगा खुरदरा सतह को बराबर करने में। पहले लिखिए हम समझाते हैं करने में। ऊपर वाला समझ में आ गया? कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। कैसा लगे वीडियो। चलिए दूसरा, टूटी फूटी हड्डियों को टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने में, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है, याद रखिएगा। टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने में, दूसरा खुरदरा सतह को बराबर करने। जैसे घर में जो है दिखता होगा कि पीओपी करा देने के बाद एकदम इस तरह से प्लेन हो जाता है, ठीक है। एक पुट्टी जिसको बोलते हैं वो करने के बाद क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, उसी को पीओपी बोलते हैं, ठीक है। तो खुरदरा सतह जैसे दीवार में उभार है उसको प्लेन करने के लिए, बराबर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टूटी फूटी अभी तो बताए थे, डॉक्टर जो है इलाज करने में इसका उपयोग करता है। इसको जो है अगर जो जहाँ पे हड्डी टूट गया है, जैसे मान लीजिए हाथ टूट गया, उंगली टूट गया, तो उसके ऊपर बैंडेज पट्टी कर दिया जाता है और उसके ऊपर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कुछ देर बाद मजबूत हो जाता है। वो अभी तो बना जिप्सम बन जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे हिलता नहीं है। उस जगह का जो है हड्डी वगैरह उतना मूवमेंट नहीं करता। अगर मान लीजिए ऐसे टूटा हुआ, ऐसे अगर मान लीजिए जैसे इस तरह से टूट गया है तो उसको सीधा करके इसके ऊपर लगा दिया जाता है ताकि ये दोबारा ऐसे मुड़े ना, जिसके कारण दिक्कत ना हो, ठीक है। और जब तक कुछ दिन ये वापस ऐसा नहीं रहेगा तो हड्डी रिकवर नहीं होगा। हड्डी रिकवर नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसको जो है इसके ऊपर जब पीओपी कर दिया जाता है ताकि ये हिलेगा नहीं। हड्डी जब रिकवर हो जाए तो इसको हटा दिया जाता है। इसको हटाने में बहुत मेहनत लगता है, काटना पड़ता है, ठीक है, मशीन से। ऐसे हटेगा नहीं, इतना मजबूत होता है, ठीक है। ये समझ लिए, ठीक है। चैप्टर गया है खत्म हो। उसके बाद हम लोग एक लास्ट कलोर क्षार विधि क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, बहुत छोटा है। उसके बाद जो है खत्म करेंगे चैप्टर। एक कलोर क्षार विधि वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन लिख लीजिए, कलोर क्षार विधि। कलोर क्षार विधि, एक सेकेंड। देखिए जब NaCl ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जो है ना, जलीय विलयन में जो है जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये टूट के NaOH मतलब कि क्षार का निर्माण कर देता है।
इसीलिए इसको बोलता है क्लोर क्षार विधि। ठीक है, क्या करता है, क्षार का निर्माण कर देता है, इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार विधि कहते हैं। सिंपल सिंपल प्रोसेस। ठीक है, ये जो NaCl है इसका जलीय भी है। ठीक है, मतलब कि जैसे पानी में नमक घोल दिए, उसमें जो है ना अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, NOH का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि ये टूट जाता है। ठीक है, सॉरी कहते हैं टूट जाता है, ये जल का अणु टूट जाएगा और NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देगा। ठीक है, और HCl। ठीक है, ये हो गया आपका अभिक्रिया। चलिए लिखिए, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत विद्युत धारा विद्युत धारा, ये रिएक्शन भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, सब एक से लिखते जाए, प्रवाहित किया जाता है तो जल का अणु टूट कर NOH निर्माण करता है, इसे ही क्लोर क्षार विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार विधि कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। जैसे मान लीजिए नमक मिला हुआ पानी लिए, उसमें क्या विद्युत धारा डाल, करंट लेके डाल दिए, तो जल का अणु टूट जाएगा H प्लस OH में, तो H प्लस जो है Cl के साथ चला जाएगा और OH जो है Na के साथ चला जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्षार बना देगा। जैसे ये क्षार हो गया ना, ये हो गया आपका क्षार, तो क्षार बना देगा। ठीक है, तो इसी को कहेंगे क्लोर क्षार विधि। ठीक है, सिंपल, याद रहेगा, क्लोर क्षार विधि। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का और पीछे वाला चैप्टर का अपना लोग पहले चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अलग से लेंगे। ठीक है, लेक्चर अलग से लेंगे, बहुत छोटा छोटा लेक्चर रहेगा, 20 से 30 मिनट का। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।